अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा अध्याय लेकर के आए हैं। इसमें हम अध्याय 2 से बनने वाले सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है उपभोक्ता, कंज्यूमर। क्योंकि इस अध्याय का ही नाम है उपभोक्ता, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसीलिए सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता किसे कहते हैं, कंज्यूमर किसे कहा जाता है। वह व्यक्ति जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ कि वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को उपभोग करता है, जैसे मतलब उन्हें खा जाता है, खत्म करते, जैसे खाना, फल, उसके बाद उनका उपयोग करता है, जैसे एसी, कार, इनका उपयोग करता है। तो यानी कि किसी भी वस्तु का जो व्यक्ति उपभोग करेगा या उपयोग करेगा, उसे हम उपभोक्ता के नाम से जानेंगे, कंज्यूमर के नाम से उसे जाना जाएगा। तो यहाँ एकदम क्लियर है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। अब बात आती है उपयोगिता की, कि उपयोगिता किसे कहते हैं। उपयोगिता, यूटिलिटी। उपयोगिता से आशय किसी वस्तु द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता से है। अर्थात जब कोई भी वस्तु किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर देता है, तो संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उस वस्तु की, उसे ही उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। इसलिए आसान शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु की जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है, उस वस्तु से उतनी अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता से आशय किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता से है। यानी कि हम किसी भी वस्तु की जितनी मात्रा, जितनी इकाइयां उपभोग करते हैं, तो उन सभी के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को ही कुल उपयोगिता कहा जाता है। इसीलिए इसे हम एक टेबल से समझेंगे कि जैसे रोटी की इकाइयां हैं, एक रोटी की इकाई खाने पर हमें 10 के बराबर उपयोगिता मिलती है, 10 यूनिट के बराबर। दूसरी रोटी खाने पर हमें 8 यूनिट मिलती है उपयोगिता, और तीसरी रोटी खाने पर हमें 6 यूनिट उपयोगिता मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम रोटी की अधिकतम इकाइयों का उपयोग करते जाएंगे, तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी, यानी कि हमारी भूख कम होती जाएगी और हमें रोटी के प्रति, यानी उस वस्तु के प्रति अनिच्छा होते जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे अब कुल उपयोगिता, इन तीनों को जोड़ा गया है, तो कुल उपयोगिता हमें मिल रही है 24, यानी कि 24 यूनिट के बराबर हमें कुल उपयोगिता मिल रही है 3 रोटियों को खाने से। पहली रोटी, दूसरी रोटी और तीसरी रोटी को खाने से हमें कुल 24 यूनिट की उपयोगिता मिली है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि कुल उपयोगिता किसी भी वस्तु की सभी इकाइयों के उपयोग करने से या एक निश्चित मात्रा के उपयोग करने से जो कुल उपयोगिता मिलती है, उसे ही कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी, इसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी, शॉर्ट में कहते हैं TU। और उपयोगिता को कहा जाता है शॉर्ट में U, यूटिलिटी। इसको याद रखेंगे। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ देखेंगे यह शब्द है मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारे शब्द आपको इकोनॉमिक्स में हर जगह मिलेंगे, इसीलिए इन्हें ध्यान से समझेंगे। वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, तो उससे जो भी उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इसे भी हम एक टेबल से समझेंगे कि यहाँ रोटी की इकाइयां है 1, तो इनसे उपयोगिता मिल रही है 10 रोटी की इकाइयां। दूसरी खाई हमने 8 मिली, तीसरी से 6 मिली, तो कुल उपयोगिता में मिला 24। लेकिन इसमें मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता कितनी मिली? तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपयोग करने से प्राप्त उपयोगिता को हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता। तो इसके लिए होता है मार्जिनल यूटिलिटी 3, यानी कि 3 रोटियों को खाने से हमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिलती है, मतलब तीसरी रोटी को खाने से क्या मिली हमें सीमांत उपयोगिता, तो टोटल यूटिलिटी 3, यानी कि तीनों की यूटिलिटी, कुल उपयोगिता घटाओ टोटल यूटिलिटी 2, यानी कि 2 रोटियों की टोटल यूटिलिटी को घटा लेंगे, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगा 24 कुल उपयोगिता, और 2 रोटियों को खाने से हमें उपयोगिता मिली है 18। तो अंतिम रोटी की यानी अंतिम इकाई का उपभोग करने से हमें 6 उपयोगिता मिले, इसीलिए इसे मार्जिनल यूटिलिटी MU3 कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आप MU2 निकालिए, तब हमारा फॉर्मूला होगा TU2 माइनस TU1, यानी कि TU2 बराबर हो जाएगा 18
माइनस 10 इज इक्वल 8, यानी कि दूसरी इकाई को खाने से हमें 8 के बराबर उपयोगिता मिली थी और तीसरी इकाई को खाने से हमें 6 के बराबर उपयोगिता मिली थी। तो ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी। सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ समझेंगे, यहाँ पे एक नियम आ जाता है उपयोगिता के नियम का कि सम सीमांत उपयोगिता नियम। यह कहता है, यह नियम यह बताता है कि जब सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं और उनकी कीमतों का अनुपात बराबर होता है तब एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। यानी कि कोई भी उपभोक्ता अगर किसी वस्तु के लिए जितनी इकाइयां खर्च करता है, मतलब जितने रुपए, मान लीजिए 10 रुपए खर्च करता हो और उसे 10 यूनिट के बराबर उपयोगिता मिलती हो, तब उसे अधिकतम संतुष्टि पे माना जाएगा। तो सम सीमांत उपयोगिता का नियम यह बताता है कि जब कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करता है और उसके कीमत के अनुपात में उसे यूटिलिटी यानी कि उससे उसकी उपयोगिता प्राप्त होती है, तब वह व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, यानी कि उसे सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात आती है मांग की, डिमांड। कंज्यूमर चैप्टर से ही है। यहाँ पे डिमांड का अर्थ है किसी निश्चित कीमत पर, याद रखेंगे यहाँ पे किसी निश्चित कीमत पर, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम हमेशा याद रखें कि अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें समान रहे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो भी बातें होती हैं ये सभी बातों को समान रख करके किया जाता है। तो किसी निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक और योग्य है, याद रखेंगे, कोई भी उपभोक्ता अगर किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक है लेकिन अगर उसके पास योग्यता नहीं है तब उसे हम मांग नहीं कहेंगे, लेकिन वह इच्छुक और योग्य होता है तब उसे हम मांग कहते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वह कार खरीदे, उसकी यह इच्छा है लेकिन उसके पास योग्यता नहीं है, तब हम इसे मांग नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति साइकिल खरीदने के लिए इच्छुक है और उसके पास साइकिल खरीदने की योग्यता भी है, यानी कि उसके पास उतने पैसे भी है जितने की साइकिल आ रही है, तब हम उसे कहेंगे मांग। तो इस प्रकार मांग जो है वह एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता द्वारा किसी भी वस्तु की मात्रा को खरीदने की इच्छुक, मतलब वह इच्छा रखता हो और उसके पास योग्यता हो, तब हम उसे मांग कहेंगे। ऐसे ही कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे यह वस्तु चाहिए, तब उसे मांग नहीं कहा जाएगा। मांग के लिए आवश्यक तत्व, मांग के लिए क्या क्या जरूरी है, हम कब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए बात को मांग कहेंगे। तो सबसे पहले वस्तु की इच्छा, यानी कि अगर हमें किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा हो, लेने की इच्छा हो, तब वहां पे मांग उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन, यानी कि जिस वस्तु की हम इच्छा कर रहे हैं उसको क्रय करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन होने चाहिए, तब हम उसे मांग कह सकते हैं। साधन व्यय करने की तत्परता, हमारे पास साधन भी है, वस्तु क्रय करने की इच्छा भी है, लेकिन हमें पैसे देने में मोह है, पैसे का मोह, यानी कि पैसा देंगे हमें लगता है खर्च हो जाएगा रुपए देने पे, यानी कि साधन को व्यय करने में हमें लगता है कि यह खर्च हो जाएगा, तब यहाँ पे इसे मांग नहीं कहेंगे। लेकिन अगर साधन व्यय करने की तत्परता आपके अंदर है, किसी भी उपभोक्ता के अंदर है, तब उसकी मांगी गई मात्रा को हम मांग कहेंगे। एक निश्चित कीमत, एक निश्चित कीमत पर अगर कोई भी उपभोक्ता तैयार है किसी वस्तु की किसी मात्रा को लेने के लिए, तब हम उसे मांग कहेंगे। और उसके बाद है एक निश्चित समय अवधि, और एक निश्चित समय अवधि में, जैसे अक्सर हमारे यहाँ बाजार शाम में लगता है, तो शाम में हम सब्जी लेने जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं, थोड़ा महंगा मिलता है, जिससे देर होते जाती है सब्जी सस्ता मिलते जाता है, क्योंकि विक्रेताओं को यह लगता है कि अब शाम होने को है, कोई भी क्रेता नहीं आएगा, तो जो भी वस्तु का दाम मिल रहा है उसमें बेच करके हम चले जाए। तो एक निश्चित समय अवधि भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज हमने बात की और 10 दिन बाद आते हैं कि हमने आपसे किसी विशेष वस्तु के लिए किसी विशेष कीमत पे बात की थी, तो आप हमें वही वस्तु दीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी वस्तु की मांग उत्पन्न होती है इन 5 कारणों से, यानी कि अगर ये पांचों तत्व उसमें निहित है तभी हम किसी भी वस्तु के मांगी गई मात्रा को मांग कहेंगे। तो आपने यह समझ लिया कि मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको मांग का परिभाषा भी समझ में आ जाएगा और मांग से संबंधित सभी प्रश्नों को, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी। अगला प्रश्न है, मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड, कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर एक कीमत विशेष पर खरीदने को इच्छुक और योग्य होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आम को 10 केजी आम खरीदने के लिए इच्छुक है और उसके पास 10 केजी आम खरीदने के लिए
रुपए भी है, तब हम कहेंगे कि उस व्यक्ति की मांगी गई मात्रा जो है वह 10 केजी आम है, क्योंकि वह एक निश्चित समय में 10 केजी आम यानी कि वस्तु की एक मात्रा को खरीदने के लिए इच्छुक भी है और योग्य भी है, क्योंकि उसके पास उतने धन भी है। इसीलिए हम उस व्यक्ति द्वारा यानी कि उस उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा कहेंगे। मांग तालिका, यहाँ देखेंगे मांग तालिका को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मांग तालिका वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहलाती है। यहाँ समझेंगे कि वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच के संबंध को प्रकट किया जाता है, तो उसे कहेंगे हम मांग तालिका। मांग वक्र, अब हम देखेंगे डिमांड कर्व। एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं की रेखीय प्रस्तुति को मांग वक्र कहते हैं। यानी कि जब हम किसी उपभोक्ता द्वारा अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब हम उस रेखा चित्र को मांग वक्र कहते हैं। यह मांग वक्र को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, मतलब कि हमेशा प्राइस को ऊपर रखा जाता है। यहाँ जब भी हम ऐसे मांग वक्र बनाएंगे तो इसमें ऊपर प्राइस रखेंगे और नीचे हम क्वांटिटी रखेंगे। यहाँ देखेंगे प्राइस ऊपर है और क्वांटिटी नीचे है, इसे हम कहेंगे डिमांड कर्व। यहाँ पे प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जाता है, हमारा जो क्वांटिटी है मतलब मांगी गई मात्रा, यह घटते जाता है। मतलब कि प्राइस और मांग, मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है मांग घटता है। यहाँ मूल्य देखेंगे जब 60 रुपए है तो मांग की गई मात्रा जो है वह 5 है। उसके बाद जब मूल्य घट के 50 रुपए हो जाता है, मांगी गई मात्रा 7 हो जाती है। उसी तरह जब घटते जाता है, मूल्य घटते जाता है, जब घट करके 10 रुपए हो जाता है तो मांगी गई मात्रा यहाँ पे 25 यूनिट के बराबर हो जाती है। यानी कि ये है मांग वक्र। तो मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की तरफ होता है और यह मूल्य के विपरीत होता है। तो यहाँ आपने समझ लिया कि डिमांड कर्व क्या होता है। तो डिमांड कर्व का एक ही रूल है कि जब डिमांड यानी कि मांग का एक ही रूल है, जिससे मूल्य बढ़ेगा मांग घटते जाएगा, मूल्य घटेगा मांग बढ़ते जाएगा अगर अन्य बातें समान रहे। और उसके बाद मांग वक्र का ढलान जो होता है यह बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। अब मांग का नियम क्या है? तो मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा इसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। हमने पहले ही कह दिया था कि मांग का नियम जो है वह वस्तु की कीमत तथा इसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध व्यक्त करता है। कैसे? तो अगर किसी वस्तु की कीमत, जब कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ेगी तो साधारण सी भाषा में मांग घटेगी, मांग घटेगी। उसी तरह जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। और इसी नियम को कहा जाता है मांग का नियम। साधारण शब्दों में मांग का नियम यह व्यक्त करता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी अगर अन्य बातें समान रहे। इसका अर्थ है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग घटती है तथा घटने पर मांग बढ़ती है। मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। मांग के नियम को प्रभावित करता है, जिससे हम जानते हैं कि मांग का नियम क्या है कि मूल्य घटने पर मांग बढ़ेगी और मूल्य बढ़ने पर मांग घटेगी। लेकिन यह नियम कब काम नहीं करता है? जब भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यानी कि जिस वस्तुओं को प्रतिष्ठा सूचक में रखा जाता है उनका मूल्य घटने पर उनका खरीदारी घट जाता है और बढ़ने पर उनका खरीदारी बढ़ जाता है। उपभोक्ता की अज्ञानता, अगर उपभोक्ता अज्ञान है मतलब उसको कुछ नहीं पता है कि क्या इसका सही वैल्यू है, वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, तब भी मांग का नियम काम नहीं करता है। और उसके बाद गिफिन का विरोधाभास, यानी कि निम्न स्तरीय वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे कह रहा है किसी वस्तु के लिए मांग तथा उस वस्तु की कीमत के बीच उल्टा संबंध होता है। याद रखेंगे किसी वस्तु की मांग और उस वस्तु की कीमत, इसके बीच उल्टा संबंध होता है। जब भी हम ऐसे हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे ही किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो हम उसका मांग घटा देते हैं, जैसे मूल्य घटता है मांग बढ़ा देते हैं, लेकिन इस स्थिति को छोड़कर। सामान्य या आवश्यक वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स किसे कहेंगे? तो कह रहा है वैसी वस्तुएं जिनका मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है। वैसी वस्तुएं
जिनका मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर घटती है, सामान्य वस्तुएं कहलाती है। वैसी वस्तुएं जिनका मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ेगी तथा उपभोक्ता की आय घटने पर घटेगी, सामान्य वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर चावल, गेहूं, आवश्यक वस्तुएं। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी वस्तु की मतलब कि सामान्य वस्तु कब कहेंगे, यहाँ पे इसकी परिभाषा कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। इसमें हम आवश्यक वस्तुओं को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कोटि वस्तुएं, इंफेरियर गुड्स। वैसी वस्तुएं जिनका मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर बढ़ती है। जैसे मोटे अनाज, निम्न कोटि की वस्तुएं। इसका उदाहरण है मोटे अनाज, कम गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थ। इन्हें हम निम्न कोटि की वस्तुएं कहेंगे, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो हम मोटा अनाज खाना बंद कर देगा या कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर देगा। लेकिन जैसे ही उसका आय बढ़ेगा तो घटेगा तो फिर से वह अपनी पुरानी वाली स्थिति पे आ जाएगा, मतलब मोटा अनाज खाना शुरू कर देगा या कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं, जिसे कहेंगे निम्न कोटि वस्तुएं, और इस पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्थानापन्न वस्तुएं ये वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है। स्थानापन्न वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बदले, यानी कि अगर हम एक का उपयोग नहीं करें दूसरे का उपयोग करें तो भी हमारा काम चल जाता है, एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे पेप्सी कोला और कोका कोला, दोनों में से हम किसी को भी पी लेंगे, दोनों को पेय पदार्थ ही कहा जाता है, कोल्ड ड्रिंक ही कहा जाता है, दोनों में से जिसको जो भी मिला हम पी सकते हैं। उसके बाद चाय और कॉफी, इनमें से भी कोई एक हम पी सकते हैं, यानी कि ये दोनों स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण है। बात आती है पूरक वस्तुओं की, कंप्लीमेंट्री गुड्स। वैसी वस्तुएं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती हैं, किसी भी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती हैं तो उसे पूरक वस्तुएं कहते हैं। अन्य शब्दों में पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है, यानी कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। जैसे पेन और स्याही, टर्च और बैटरी। अगर पेन का वैल्यू बढ़ जाए, मतलब पेन का मूल्य बढ़ा दिया जाएगा एक, तो स्याही की मांग घट जाएगी, क्योंकि लोग पेन को कम खरीदेंगे और स्याही की मांग अपने आप ही घट जाएगी। उसी तरह अगर टर्च का मूल्य बढ़ जाए तो बैटरी लोग कम खरीदेंगे, और टर्च का मूल्य बढ़ जाएगा तो टर्च को कम खरीदेंगे, तो एकाएक बैटरी का भी मांग जो है वो कम हो जाएगा। संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड। जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो ऐसी मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। जब एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है तो इसे संयुक्त मांग कहा जाता है। जैसे गेंद बल्ला, हम एक बार अगर गेंद खरीद लेते हैं तो उसके साथ बल्ला भी खरीदते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम गेंद खरीद लेते हैं और बल्ला 1 साल के बाद खरीदते हैं। स्कूटर आज खरीदते हैं और पेट्रोल कल डलवाते हैं, हमें कहीं जाना हो तो स्कूटर से आज जाते हैं और पेट्रोल कल डलवाते हैं। तो इस तरह के वस्तुओं के समूह को हम कहेंगे संयुक्त मांग। यानी कि अगर आपने कोई उपभोक्ता स्कूटर लेता है तो वह पेट्रोल लेगा ही लेगा, क्योंकि ये दोनों जो है एक साथ संयुक्त मांग उत्पन्न करते हैं। व्युत्पन्न मांग, डिराइव्ड डिमांड। जब एक वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है तब ऐसी मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। उत्पत्ति के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, यानी कि जब एक वस्तु की मांग करते हैं तो दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है तो इसे व्युत्पन्न मांग, डिराइव्ड डिमांड कहा जाता है। और इस तरह की मांग जो है वो उत्पत्ति के साधनों पे लागू होती है। बाजार मांग, मार्केट डिमांड। किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होती है, यानी कि एक बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ता जितनी मांग करते हैं उन सभी मांगों को बाजार मांग के नाम